नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल। परिचर्चा के 13वें अंक में आपका पुनः स्वागत है। परिचर्चा की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री डोमेश्वर जी भाई साहब कर रहे हैं। डोमेश्वर जी भाई साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डोमेश्वर जी भाई साहब के दाहिने डॉक्टर विशेष गुप्ता जी हैं। डॉक्टर विशेष गुप्ता जी विद्या के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। डॉक्टर गुप्ता, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता के दाहिने डॉक्टर भूपेंद्र हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी KGMU के प्रोडक्ट हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये विषय चल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और इस लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे। अगर बच्चे संक्रमित होंगे तो अभिभावक कैसे बच्चों की देखभाल करें, इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत अच्छा आपने सारे प्रश्न उठाया है और सबके मन में जिज्ञासा है तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन जो ढेर सारे डेटा हमारे पास आ रहे हैं और खासकर उन देशों का जिनसे हम अपनी तुलना कर सकते हैं, उन देशों में यदि हम नाम ले तो इंडोनेशिया एक नाम हो सकता है, ब्राजील एक नाम हो सकता है। लगभग जहाँ का रहन सहन हमारे देश के रहन सहन से स्तर के हिसाब से हम बात करें तो मैच करता है। तो पहली बात तो यह है कि एक व्यक्ति के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग किस तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल है, यानी कि मास्क लगा के चलना है, सैनिटाइजेशन करना है, समय समय पर हाथ धुलना है, केयर करना है, भीड़ नहीं लगाना है। तमाम उत्सव आने वाले हैं, त्यौहार अब आना लगभग शुरू होने वाले हैं। इसमें कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम यूज करें, टेलीफोनिक माध्यम से, अब वीडियो की सुविधा देखिए, आज हम लोग अपने अभिभावकों से जुड़े हुए इस माध्यम से, इन माध्यमों का उपयोग करके पहले तो ये जो कोविड फैल रहा है इसकी रफ्तार को रोकें। दूसरा प्रश्न यह है कि वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं आया, यह बात तो सही है। एक अच्छी बात यह रही कि जो तमाम गाइडलाइन जारी किए गए, जिसमें कि बच्चों को स्कूल जाने का सबसे विशेष रूप से जहां पर कि वहां भीड़ जुट सकती थी, इसको जो बंद किया गया, ये आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने निर्णय लिया, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और ऑनलाइन क्लासेज जो है उसी के माध्यम से हमें प्रयास करना चाहिए। आप बच्चों में जो आदत डलवाना चाहते हैं वो स्वयं जब तक नहीं करेंगे, केवल कहने मात्र से बच्चे नहीं सीखने वाले हैं। यदि आपको बच्चे में मास्क पहनना है, ये आदत डलवानी है, तो आपको स्वयं पहले मास्क पहनना होगा। तो ये सारा, यानी कि आप ये समझिए कि खाने पीने का भी मैनेजमेंट करना है, मानसिक रूप से भी उनको स्वस्थ रखना है। फिजिकल एक्सरसाइज क्या, हम घर के अंदर क्या कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर, लेकिन ये बात आप स्वयं करेंगे तभी बच्चे करेंगे, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुप्ता, बच्चों की दृष्टि से क्या कोई योजनाएं बनी हैं जो उनको और माँ बाप को भी आत्मबल दे सकें, उसमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरे उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी और बच्चों की चिंता का सवाल है, तो हम लोग चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, इसमें हम बच्चों की सुरक्षा, रक्षा, संरक्षण, पुनर्वासन की बात करते हैं। लगभग 16 माह बीत रहे हैं, कमोवेश बच्चे कम बाहर निकले हैं, स्कूल भी कम खुले हैं। इसके बावजूद भी अब जो तीसरी लहर की चिंता है वो हमें सता रही। तीसरी लहर की चिंता के अंतर्गत जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए कोरोना से बचाव के प्रबंध का सवाल है, और जहाँ तक बाल संरक्षण आयोग के द्वारा की गई कार्यशैली और इसके कोरोना बिहेवियर को लेकर बच्चों के विषय में जो चर्चाएं की गई हैं, उसमें 2-3 बातों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। बच्चों के टोटल बिहेवियर को देखें, उनके सामाजिकरण को देखें, उनके सीख को देखें, पढ़ाई लिखाई देखें, व्यवहार को देखें, तो 3 चीज़ें उसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जब कभी भी बच्चों के व्यक्तित्व के विकास की हम बात करते हैं तो उसमें 3 संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण काम करती हैं। पहली उनका परिवार है, दूसरा उनका स्कूल है, तीसरा उनके खेल के साथी। परिवार मौजूद है, स्कूल बंद हैं, खेल के साथी भी पार्श्व में चले गए हैं, बैकग्राउंड में। इसका मतलब ये है कि जब कोरोना बिहेवियर को हम देखने की कोशिश करेंगे और उसमें बच्चों को केंद्र में रखेंगे, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि स्कूलों का बोझ भी माँ बाप के ऊपर है, और बच्चों को दोस्ती करना, उनसे संवाद करना, उनसे चर्चा करना, ये सारा केंद्र भी परिवार बना है। कोरोना में हमने देखा है कि बच्चों के मनपसंद का भोजन हमने दिया, उनकी इम्यूनिटी को बनाने के लिए हमने सारे आयुर्वेद का प्रयोग किया, हमने घर को अपनी प्रयोगशाला बना लिया, अपने
अपनी रसोई को हमने आयुर्वेद का बड़ा ढांचा हमने विकसित कर लिया। लेकिन इसके बावजूद अब वर्तमान में तीसरी लहर पर जब हम चिंता की बात करते हैं तो हमें देखना यह है कि पहले तो बच्चे के व्यक्तित्व को देखने की आवश्यकता है कि इस तीसरी लहर की चर्चा है और ये बच्चों पर केंद्रित है। तो जो बच्चे संवेदनशील हैं उनमें भय का वातावरण तो नहीं है, बच्चे से बराबर संवाद बना के रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, बाल संरक्षण आयोग बच्चों से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं इनको मॉनिटर करता है। वर्तमान में आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी योजना अभी वर्तमान में ली है कि हमें सभी अस्पतालों में अपने पीकू वार्ड, जो पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड हैं, उनको विकसित करना है। हम लोगों ने मॉनिटर किया है, तो आज उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा अस्पताल, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें बच्चों के लिए पीकू वार्ड न बने हो। दवाइयाँ अपना काम करेगी, लेकिन बच्चों से बात करना, बच्चों से चर्चा करना, बच्चों के साथ भोजन करना, बातचीत करने का दुनिया में कोई स्थानापन्न नहीं हो सकता, कोई दूसरी संस्था नहीं हो सकती जो माँ बाप अपने शिक्षक की भूमिका और माँ बाप अपने दोस्त की भूमिका जो निभा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डोमेश्वर जी भाई साहब, लगातार परिचर्चा से कई विषय निकल के आ रहे हैं कि इस पूरी परिस्थिति में कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जिसने लोगों को भयभीत कर दिया, तो इस पे आपका मार्गदर्शन चाहिए। भय का निवारण तो मैं समझता हूँ स्वयं से ही होगा, किसी दूसरे के कहने के कारण से और भय का समाधान नहीं होगा। विशेष रूप से जो सेकेंड वेव के समय जो घर में रहे और टीवी देखते रहे, टीवी में भी विशेष रूप से जो न्यूज़ चैनल देखते रहे, वो निश्चित रूप से भयभीत रहे, क्योंकि न्यूज़ चैनल में सब वही चिल्ला करके और ये कमियां हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार से लोग परेशान हैं, ये सब दिखाते रहे। इसके कारण से लोगों को लगने लगा कि हमारे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, और जिनको भी ये हुआ वो अपने आप में भयभीत हो गए। मैं नहीं कहता हूँ कि समाचार नहीं देखना चाहिए, समाचार चैनल देखिए, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही देखिए। बाकी और अन्य चीज़ें हैं जिसको देखना चाहिए। आप फिल्म देखिए, आप सीरियल देखिए, अनेक प्रकार के और इतने सारे चैनल है, ज्ञान की चैनल है, वो सब देखने से एक तो भय समाप्त होगा। तो यही है कुल मिलाकर के कि बच्चों को उनके स्वभाव में आ जाए, अब वो बताने भर से नहीं, वो दिखाने से आएगा। इसलिए आजकल जो एनिमेशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो एजुकेशन पोर्टल में भी ये सब जो देते हैं, ताकि उसको देखें और देखने के बाद उसको सीखें, तो मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। इसमें हमारी सकारात्मक भूमिका हो, इतना ही निवेदन है। धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर साहब, एक विषय लगातार परिचर्चा में चल रहा है। अभिभावक ये जानना चाहते हैं क्या कुछ ऐसी किट्स भी आ गई हैं जिनसे हम स्वयं इस चीज़ की जांच कर सकें, क्योंकि RT-PCR टेस्ट के नाम पे भी अभिभावक घबराते हैं। इस पे अभिभावकों का मार्गदर्शन करें। आपके मैं मूल प्रश्न पर आऊँ उससे पहले एक विषय यहाँ रखना आवश्यक है। मैंने शुरुआत की चर्चा में कहा था कि इस समय पिछले 2 साल से जो मौसम का पूरा हमारा पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो जो कॉमन फ्लू है वो पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा बच्चों में हो रहा है। बच्चे इसके लिए प्रोन भी होते हैं। तो इसके लिए जैसे हेपेटाइटिस बी का, HCV का या मलेरिया का या प्रेगनेंसी का जैसे किट होता है साधारण रूप से, रैपिड टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है या रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है, उसी तरह के किट 2 अवेलेबल हो गए हैं। एक तो मार्केट में आ गया है, दूसरा मार्केट में आने वाला है और जल्द ही उस किट को बड़े स्तर पे लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। लेकिन ये बात ठीक है कि ऑलरेडी जो कोविड का RT-PCR टेस्ट है उसकी अपने आप में ही सेंसिटिविटी कम है, लगभग 70% के आसपास है। और जो भी टेस्ट किट से होते हैं, क्योंकि RT-PCR देखिए एक प्रक्रिया है। PCR में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की मल्टीपल टाइम डबलिंग करते जाते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। और आप समझिए कि जब ये 20वें 30वें गुणांक में जाता है तो कितने बड़े मात्रा में उस प्रोटीन को बढ़ाता होगा। उस टेस्ट की सेंसिटिविटी यदि केवल 60-70% है तो किट की सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं उससे और कम होगी। और हमारे बॉडी में देखिए जब कोई इन्फेक्शन आया तो इन्फेक्शन आने में और एंटीबॉडी के
बनने में समय लगता है, या चलिए एंटीबॉडी बनने में समय लगा, जो वायरस घुसा वो तो एंटीजन है, वो वायरस घुस के पहले ही दिन तो रेप्लिकेट हो नहीं जाएगा, उसको भी अपने प्रजनन करने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम लगेगा। लेकिन अभी भी जो मेरा एक डॉक्टर के नाते विश्वास RT-PCR टेस्ट पे ही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुप्ता, एक विषय जो अभी जैसे चर्चा हमने करी, अभिभावक क्यों रैपिड टेस्ट किट चाहते हैं, क्योंकि पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी लोगों ने छिपाया, वो छिपा लेने के मनोविज्ञान से समाज को कैसे उबारा जाए, इस पे मार्गदर्शन करें। जहाँ तक समाज का सवाल है, अभी 2-3 रिपोर्ट ऐसी आई हैं जिसमें अभी लगभग 1 महीने पहले ये कहा गया था कि जो तीसरी लहर है बहुत खतरनाक होगी, लेकिन वर्तमान जो रिपोर्ट आई है वो कह रही उतनी संक्रामक नहीं होंगी। तो पहली बात तो ये है कि अभी इस कोरोना बिहेवियर ने लोगों को इतना ट्यून्ड कर दिया है, इतना पूरी इस संक्रामक व्यवस्था को इतना आत्मसात कर लिया है कि आप इस बिहेवियर के साथ जीना सीख गए हैं। लेकिन ये पुराने इतिहास को भी देख लीजिए, जब कभी भी हमारे चेचक है, माता है, गांव की भाषा में कहते थे कि भाई चेचक निकल रही है या माता हो गई है, उस व्यक्ति को उस परिवार में ही अलग तरीके से, एक तरीके से क्वारंटीन, उसकी तौलिया का इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी बाकी बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा उससे दूर रखना है, उसको हाथों को धोना है, किसी चीज़ को छूने से पहले उसको बार बार हाथ धोते रहना है। तो अब जो नई व्यवस्था आई है, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि आगे इस प्रकार से कोई भी संक्रमण नहीं होगा। एक ऐसा बिहेवियर है, व्यवहार है, जिससे हम इसे पूरे के पूरे भय के मनोविज्ञान से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। डोमेश्वर जी भाई साहब, इस 16 माह के कालखंड में तो लगभग परिवार सब परेशान हो गए हैं, आय के स्रोत लोगों के तहस नहस हो चुके हैं, जीवन की शैली बदल गई है। ऐसे द्वंद्वपूर्ण समाज को आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में क्या संदेश देना चाहेंगे? वास्तव में ये जो कालखंड है बहुत कठिन कालखंड, चाहे वो छोटे व्यवसायी हों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, इन सब के लिए तो बहुत आर्थिक दृष्टि से कठिनाई उत्पन्न हुई। कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसके लिए सरकार ने कुछ प्रयत्न किया, उनको निःशुल्क राहत सामग्री देने का भी शायद अभी भी नवंबर तक देने की शायद घोषणा सरकार ने की है दीपावली तक। जो संपन्न लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका एक जो जीवन स्तर है उसको देख करके हमको भी लगता है कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। और इस लॉकडाउन कालखंड में जब वो नहीं मिला तब भी हमारा जीवन चल गया। इसका मतलब ये जो हम बाकी जब करते थे सारा अतिरिक्त करते थे, हमारी आवश्यकता नहीं थी तो भी दूसरों को देख करके हम जो करते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइफ स्टाइल है जो हमारा पुराना था, जिसको हम कहते हैं, जिसमें संतोष होता था, ऐसे ही एक संतोषपूर्ण जीवन जो अपने यहाँ शास्त्रों में 3 तक 3 भुंजी था, ऐसा एक शब्द प्रयोग होता है, त्याग पूर्वक उपभोग करना। कोई भी चीज़ है वो सब मेरे लिए ही है, मेरे परिवार के लिए ही है, ऐसा ना मान करके इसमें से मेरी जितनी आवश्यकता है केवल मैं उतना ही उपयोग करूँगा। ये यदि मानसिकता बन जाती है तो धीरे धीरे स्थिति ठीक होगी। ये बात सही है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके अपना जीवन व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद भाई साहब। इस पूरी परिचर्चा में आपने सारे विषय पुनः अपने सुने, जो प्रश्न आपके थे उनका भी जवाब मिला। 14वें खंड में हम पुनः ऐसे ही विशिष्ट महानुभावों के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।